कर्मचारी अब नहीं मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। शिमला में भरी बरसात में छोटे से रेन शेल्टर में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए क्रमिक अनशन पर बैठे एनपीएस के कर्मचारियों ने अब एक और ऐलान कर सरकार को चौंका दिया है। अब सरकार को चुनावों में घेरने की इन मुलाजिमों ने तगड़ी रणनीति बना ली है। क्या करने जा रहे हैं ये मुलाजिम और क्या होगा अब इनका एक्शन? हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी बना रहे बड़ा प्लान। जी हाँ, क्या प्लान है अभी आपके सामने हम खुलासा करेंगे। लेकिन राजेश, शुरुआत करते हैं हम चुनाव से ठीक पहले। सरकार के लिए एक कर्मचारी आंदोलन सिरदर्द बना हुआ है और यह आंदोलन है एनपीएसई कर्मचारियों का, ओपीएस के लिए आंदोलन। बिल्कुल, जानकारी क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, कर्मचारियों का, एनपीएस के कर्मचारियों का आंदोलन है। आज 11 दिन इस आंदोलन को शुरू हुए हो गए। राजधानी शिमला में ये कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर 13 अगस्त से लगातार क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। आज क्रमिक अनशन का 11वां दिन था और 11वें दिन सिरमौर के इनके संगठन के सदस्य एनपीएस के ये क्रमिक अनशन पर बैठे। और इस पे अगर देखें तो हर जिला से हर दिन अलग अलग कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मसला वही अग्निहोत्री जी, मकसद वही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली करे। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और पुरानी पेंशन से कम कुछ मंजूर नहीं। सही है राजेश, अगर एक इस आंदोलन पे, लंबा आंदोलन है ये, ऐसा एक 2-4 दिन की बात है, अगर हम इस पे एक देखें इस आंदोलन को शुरू से, तो संख्या बल के अलावा जी 1.25 लाख से अधिक कर्मचारी हैं राजेश इस संगठन के, एनपीएससीए के, या वो कर्मचारी जो ओपीएस चाहते हैं। राजेश, संख्या के बल के अलावा भी अगर इस आंदोलन को मजबूत कहा जाएगा जी, या इसकी मजबूती का राज देखा जाएगा, तो वो है एक प्लानिंग। जी, प्लानिंग बहुत अच्छी हो रही है इस आंदोलन की। जो कर्मचारी नेता हैं, मतलब एक तरह से तो उन्हें पूरा श्रेय जाएगा क्योंकि प्लानिंग गजब है। सही है। अच्छा, इसी प्लानिंग, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने, कर्मचारी नेताओं ने, जिन्हें पूरा समर्थन भी मिल रहा है सभी कर्मचारियों का, इस वर्ग के, एक बड़ी तगड़ी रणनीति बनाई है। बिल्कुल, एक बड़ा प्लान तैयार किया है आगे के लिए। जी, क्या प्लान है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन है। जिस तरह नेशनल पेंशन स्कीम एसोसिएशन ये है कर्मचारियों की, और इसमें 1,33,000 सदस्य इस कर्मचारी संगठन के प्रदेश भर के भीतर हैं। हर जिला में, हर जिला की कार्यकारिणी बाकायदा इसमें बनी हुई है, ब्लॉक कार्यकारिणी बनी है, फिर जो है प्रदेश की कार्यकारिणी इसमें बनी हुई है। प्लानिंग अब तक अगर हम देखें तो प्लानिंग बहुत गजब की संगठन की रही है। और हर जिस तरह का आंदोलन ये करते हैं, जोश और जुनून जिस तरह से सदस्यों में होता है, अभी आज अगर आंदोलन कुल्लू में हो रहा है, कल ऊना में है, तो रातों रात इस संगठन के जितने भी ओहदेदार हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तुरंत पहुंच रहे हैं अग्निहोत्री जी। और जिस तरह का इनका अब तक, चाहे पेंशन अधिकार रैली है, चाहे पेंशन संकल्प रैली है, जो भी यात्राएं अब तक इनकी हुई हैं, रैलियां हुई हैं, कामयाब ही अब तक वो रही हैं। अगली प्लानिंग भी संगठन की आ गई। और प्लानिंग को अगर हम देखें तो चुनावों की इस सीजन में, चुनावी इस दौर में सरकार को किस तरह से बैकफुट पे लाया जाए, सरकार पर किस तरह से दबाव बनाया जाए, इसकी प्लानिंग पूरी संगठन के सामने आ गई है। 1 सितंबर से चारों लोकसभा क्षेत्रों में, या चारों लोकसभा हलकों में, जिसमें मंडी, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, यहां चारों में इन कर्मचारियों का अब एक क्रमिक अनशन शुरू होने जा रहा है। और 1 अगस्त को हर जो दफ्तर होगा, क्योंकि वहां पे एनपीएस कर्मचारी तो होगा ही होगा, वहां पे गेट मीटिंग का दौर 1 सितंबर से अब शुरू होने जा रहा है। तो 1 सितंबर से एक तरह से अगर हम देखें तो इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का एक तरह से बिगुल बजा दिया है। उसके बाद की प्लानिंग भी आ गई अग्निहोत्री जी। पहले लोकसभा जो हलके हैं वहां पे प्रदर्शन होने जा रहे हैं, क्रमिक अनशन होगा, लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये आंदोलन प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लोकल जितने भी संगठन, जितने भी कार्यकर्ता इनके होंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में क्रमिक अनशन पे बैठ जाएंगे। बहुत तगड़ी प्लानिंग है और इस प्लानिंग को सिरे से चढ़ाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए संगठन दिन रात एक तरह से जुटा हुआ है। सोशल मीडिया तक का सहारा लेकर तमाम साथियों को जगाने की कोशिश की जा रही है। मकसद वही अग्निहोत्री जी की पुरानी पेंशन प्रदेश में बहाल कैसे हो। राजेश, 1,33,000 नया आंकड़ा आपने बताया इस संगठन का। मुझे याद है कि जब हम ये इस मुद्दे को यहाँ पे अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत करने लगे थे तो 1.25 लाख से कम कर्मचारी थे। बिल्कुल, ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और बढ़ता ही जाएगा जब तक ओपीएस लागू नहीं होगी, क्योंकि हर आने वाला कर्मचारी
नया कर्मचारी, हर नया कर्मचारी इसी वर्ग में शामिल होगा, बिल्कुल, जिसे न्यू पेंशन मिलती है। तो ये सबसे बड़ा संगठन, जैसे आपने कहा राजेश, और ये भी आपने सही कहा। देखिए अभी एक जगह आंदोलन है, कुछ दिनों बाद 4 स्थानों पे हो जाएगा ये। बिल्कुल, एक पे चलिए है ही है, 3 और हो जाएंगे, क्योंकि अभी शिमला में चला है, सही, कोई होता है नई जगह हो जाए, 4 पे हो जाएगा। और उसके बाद फिर राजेश जी आगे बढ़ते बढ़ते 68 विधानसभा, आपने सही कहा, चुनाव की ओर बढ़ रही है चीज़। ये प्रेशर बनाने की बात होगी। ऐसा लग रहा है कि देखिए हम जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं राजेश, वो क्या है, 68 विधानसभा क्षेत्र, वहां पे मान लीजिए एक अलग से एक मंच है जो दबाव बनाएगा सरकार पे या फिर विपक्ष पे भी कि ओपीएस दीजिए, और हर विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी वो उससे जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी रणनीति। अच्छा राजेश, ओपीएस पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या होता आया है अभी तक। एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है इस पे, कई दिनों से इसका इंतजार है, क्योंकि शुरू से ही कहा जा रहा था बहुत जल्दी मीटिंग होने जा रही है इस कमेटी की। और जब टाइम फ्रेम नहीं होता है राजेश, तो जल्दी का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते और कई बार महीने भी। हालांकि महीनों की तो अब बात नहीं बची है। राजेश, कब तक इंतजार है कि ये मीटिंग होगी और इससे क्या निकलने की उम्मीद है अभी भी कर्मचारियों को, सरकार को, या अब तो आम जनता भी इस मसले को समझती है? हमने कई बार देखा, कई लोगों से बात की जो कर्मचारी नहीं है, उनके घर से भी कई जगह ऐसा है कि कर्मचारी नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं कि इस मसले का हो क्या रहा है जी, है ना जी। इसे एक बड़ी लड़ाई के तौर पे देखा जा रहा है, आम जनता भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। क्या कहेंगे राजेश ओपीएस की हाई पावर कमेटी की मीटिंग को लेकर? बिल्कुल सही है। देखिए एनपीएस के कर्मचारियों को उम्मीद थी विधानसभा सत्र से पहले जिस तरह से कर्मचारी कल्याण बोर्ड एक्टिव इस मसले को लेकर हुआ, और फिर हाई पावर कमेटी भी जिस तरह से हरकत में आई, तो मसला यही था कि विधानसभा चुनावों के दौरान जो 13 अगस्त को एक प्रस्तावित एनपीएस कर्मचारियों की बहुत बड़ी रैली राजधानी शिमला में थी, उसको ऐसा लगा कि सरकार एक तरह से मध्यस्थता करके रोकने की कोशिश में है। वहां से ये 2 बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण हुई थी, लेकिन दोनों बैठकों को अगर हम देखें तो हाई पावर कमेटी की बैठक को अगर हम देखें तो उस बैठक में एनपीएस के कर्मियों ने जो उनसे ड्राफ्ट एक मांगा गया था, वो ड्राफ्ट उनको सौंप दिया है। अब एनपीएस के कर्मियों को सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी वो सरकार से थी, क्योंकि कर्मचारियों को यह लगता है कि हाई पावर कमेटी सरकार की बनाई हुई कमेटी है, जिसने सरकार को संभावना खंगालने के बाद रिपोर्ट सौंपनी है। अब इसके बाद कर्मचारी जब सीधे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब उनकी मुलाकात हुई, वहां उन्होंने बातचीत की कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार का प्लान क्या है, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब उनको जवाब दिया, उसके बाद फिर ये क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में हाई पावर कमेटी की बैठक से अब कर्मचारियों को ज्यादा उम्मीद एक तरह से नहीं है अग्निहोत्री जी। दूसरी तरफ अगर हम चले तो हाई पावर कमेटी में जो जिलाधीश मंडी है, जिनके पास जो ड्राफ्ट कर्मचारियों ने पॉलिसी का सौंपा है, उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिनको चेक करने के लिए उनको आदेश दिए हैं, तो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम हाई पावर कमेटी को भी देखें तो सरकार को 2 सुझाव हाई पावर कमेटी दे सकती है। इसके अलावा हाई पावर कमेटी के अधिकार में ज्यादा ताकत है नहीं, ताकत जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हाथ में है। हाई पावर कमेटी जो करेगी वो पहला ये करेगी कि सरकार जो अंशदान करती है 14%, उसकी सिफारिश कर सकती है कि इसको 14% से बढ़ा के कर्मचारियों को लाभ दिया जा सके, एक चीज। और दूसरी ये कर सकती है कि वो सरकार को सुझाव ये दे सकती है कि सरकार हर कर्मचारी को जितना भी उसकी लास्ट जो विड्रॉन सैलरी होगी उसके आधार बना के मिनिमम पेंशन का अमाउंट एक फिक्स करने में मदद कर दे। 2 तरह के ये सुझाव हो सकते हैं। तीसरा विकल्प ना सरकार के पास है ना हाई पावर कमेटी के पास है, और कर्मचारी जो सीधे तौर पे अड़े हैं सिर्फ एक ही बात पे अड़े अग्निहोत्री जी कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तब तक वो कर्मचारी ना आंदोलन से हटेंगे, ना उनका जोश कम होगा, ना जुनून कम होगा। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 संभावनाएं दिख रही हैं जो एक सरकार के तहत रहते हुए दी जा सकती है जी। लेकिन राजेश, एक तीसरी बात जो हम पहले भी कई बार कुछ बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक संभावना और है एक्सट्रीम स्थितियों में कि अगर कर ही देना है तो फिर वो नोटिफिकेशन बचती है कि अगले महीने से सभी कर्मचारियों का एनपीएस से योगदान बंद किया जा रहा है, जीपीएफ में शुरू किया जा रहा है। नए कर्मचारियों को फायदा होगा, पुराने कर्मचारी फिर एक लेफ्ट आउट कैटेगरी बहुत ज्यादा होती है राजेश, सही है, फिर वो रह सकती हैं, ये आशंका है। क्योंकि फिर जो उनका जितना भी धन संचित हुआ है वो केंद्रीय एजेंसी के पास है और केंद्र अभी रिलक्टेंट है उसे वापस करने में। तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि चलिए जी बाद वालों का मसला बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो नए कर्मचारी हैं ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनके 10 साल से ज्यादा भी बचे हुए हैं बिल्कुल पेंशन के लिए राजेश, 10 साल मिनिमम चाहिए, ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल। तो उनके लिए फिर हो सकता है अभी फिलहाल यही संभावनाएं दिखती हैं। तीसरी की भी अगर बात करनी हो तो, जो कि ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है।
राजेश, अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए ओपीएस आंदोलन, ओपीएस के लिए जो आंदोलन चला हुआ है हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन है, सबका इंटरेस्ट है, इसलिए हम अपडेट भी रेगुलर देते रहेंगे आपको। राजेश, पिछले मंत्रिमंडल की बैठक जो कल हुई है उसमें एक राहत मिली है एक ऐसे वर्ग को जो सालों से संघर्ष कर रहा था एक हक पाने के लिए। बिल्कुल, लैंग्वेज टीचर्स, टीजीटी पदनाम चाहिए था राजेश जी। सरकार ने कल फैसला ले लिया मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान, ठीक है जी, आप टीजीटी कहलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ शर्तों के साथ हुआ है। राजेश, क्या वो शर्त है? क्या बिल्कुल सही है। देखिए, एलटी और शास्त्री दोनों को टीजीटी का पदनाम सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है, फैसला हो गया है। और इसमें अगर देखें तो लगातार 4 साल से ये सरकार के ऊपर एक तरह से कोशिश हर मंच से अपनी आवाज उठाने की कर रहे थे कि सरकार इनको पदनाम दे दे। पिछले कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। नोटिफिकेशन इसकी जारी हो गई अग्निहोत्री जी, और इसमें 15,000 के करीब एलटी और ये शास्त्री का ये वर्ग टोटल बनता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह की उम्मीद सरकार से इनको थी कि सरकार आरएंडपी नियम इनके लिए बदलेगी, उसके बाद इनकी टीजीटी का इनको पदनाम दिया जाएगा, और साथ ही साथ जब आरएंडपी नियम बदलेंगे तो इनको टीजीटी का स्केल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन कर्मचारियों को ना तो टीजीटी का स्केल मिलने जा रहा है और ना ही कोई और वित्तीय लाभ इनको मिलने जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा? बिल्कुल, इसकी वजह पे आते हैं, क्योंकि इसकी मेन वजह अगर हम देखें तो इन कर्मचारियों ने, इन वर्गों ने सरकार से सिर्फ एक ही मांग की थी कि इनका पदनाम बदला जाए, और वही मांग सरकार ने सुनी है। इनका पदनाम इनका बदला है। ये अब शास्त्री और एलटी से, भाषा अध्यापक से हटके अब टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत कहलाएंगे। लेकिन ना तो इन्होंने, क्योंकि मांग नहीं की थी कि टीजीटी का पदनाम देने के साथ साथ सरकार इनको वित्तीय लाभ दे, टीजीटी का स्केल भी इनको दिया जाए, तो इसीलिए इनकी वो जो एक मांग थी, एकमात्र जो मांग थी, वो एकमात्र मांग ही सरकार ने मानी है अग्निहोत्री जी, और वो है कि इनका पदनाम चेंज अब कर दिया है। पिछले कल इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। राजेश, वही बात है, देखिए चलिए बधाई हो, ये मांग थी अगर, लेकिन अगर वित्तीय लाभ का भी एक इरादा था जी, तो राजेश इससे यही एक हम ये कहेंगे कि सीखा जा सकता है कि चीज़ें अजम्पशन पे नहीं छोड़ देनी चाहिए, है ना जी, उसे कंक्लूसिव बनाना चाहिए। जैसे अब एनपीएस का कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए, चलिए वो बात समझ जाते हैं कि ओपीएस का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे शायद ये टेक्निकलिटी हो गई कि जी आपने तो मांगा था पदनाम, हमने दे दिया, सरकार है कर सकती है। अच्छा राजेश, इसके हाँ, हालांकि उसमें भी शर्त राजेश और हैं कि आपने बीएड भी की हो, इसके लिए टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, तो फिर ये लाभ कितने शिक्षकों को मिल पाएगा, ये एक सोचने की बात है। अच्छा राजेश, राइडर और एरियर दो ऐसे मसले, इनमें भी एरियर की तो घोषणा हो ही चुकी है जी, उस पर तो सिर्फ डिफाइन ही होनी है चीज़ें और घोषणा होनी है। इन पर देखिए कैबिनेट में शायद कोई चर्चा नहीं हो पाई है, जो इनपुट है या जो हुई है तो उस पर कोई ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। राजेश, इस पर यह ज़रूर माना जा रहा है कि इसमें कभी भी ये हो सकता है, राहत मिल सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही चीज़ें मंत्रिमंडल में डिस्कस होती, क्योंकि इन पे जो फैसला होना था वो लगभग हो चुका है, साइन की बात है। बिल्कुल, कब तक राहत की उम्मीद है राजेश, क्या है ये मामला? बिल्कुल सही है। देखिए, राइडर की फाइल जहां तक है, फाइल ओके है, वित्त विभाग से भी ओके है, और विधि विभाग ने भी इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इसको मंजूरी देनी है। और बड़ी बात अगर देखें, पिछले कल बहुत ज्यादा उम्मीद कर्मचारियों की थी अग्निहोत्री जी कि राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन सरकार जारी कर देगी, 15 अगस्त नहीं हुई, उसके बाद नहीं हुई, तो सोशल मीडिया ट्रेंड चल पड़ा कि कर्मचारी संघर्ष करने जा रहे हैं, आंदोलन की धमकी उन्होंने सरकार को दे दी। और एक अगर देखें तो एक टिप्पणी बहुत उस पे आई थी कि राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन ना हुई, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो पक ही नहीं रही है, जो उसकी फाइल ओके नहीं हो रही है। कल बहुत बड़ा दिन कर्मचारियों के लिए होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू होंगे, और एक शाम कर्मचारियों के नाम जो हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी संघ कुल्लू में आयोजन कर रहा है, उस मंच पे ये चीज उठने वाली है, और फिर इसकी बहुत जल्द एक तरह से घोषणा होने का एक खुशखबरी कर्मचारियों को वहां से मिल सकती है। दूसरी तरफ एरियर की पहली किस्त सितंबर महीने में सरकार देगी, और इसकी पहली किस्त सरकार देने जा रही है। लेकिन जो मायूसी कर्मचारियों के हाथ लगी है वो है किस्तों को लेकर। पहली चीज की कितनी किस्तें एरियर की बनने जा रही हैं, अभी इस पे क्लैरिटी कोई है नहीं, क्योंकि पहली जनवरी 2016 से लेके अब तक सरकार ने एरियर कर्मचारियों को देना है, और इतना लंबा पहली बार प्रदेश के इतिहास में हो रहा है
कि कर्मचारियों के एरियर को लेकर इतनी माथापच्ची चली हुई है और अभी तक सरकार 6 साल में उसका भुगतान कर नहीं पाई। 6.5 साल हो गए अग्निहोत्री जी और अभी किस्तों का फाइनल हो रहा कि 5 किस्तें होंगी, 3 किस्तें होंगी, 2 किस्तें होंगी। मंत्रिमंडल ने इस पे फैसला लेना है, लेकिन एक किस्त अगले महीने कर्मचारियों को करीब 10% की मिलने जा रही है। जी चलिए, ये तो तय है। और राजेश, आपने कल के कुल्लू के कार्यक्रम की बात कही है, मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, वहां पे कर्मचारी होंगे, स्वागत भी होगा, मिलेंगे, बैठेंगे, तो 2 चांसेस भी और भी बनते हैं राजेश। सही है, कल वहां पहुंचने, मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से पहले ही ये तोहफा दे दिया जाए या वहां कुछ हो जाए, उम्मीद है। बाकी हाँ, जैसे भी है, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल इसमें चीज है, कितनी देर हो रही है तो माना जा सकता है। राजेश, जल्दी से अंतिम प्रश्न, मेरा समय बहुत ले चुके हैं हम इस सेगमेंट में। कल मंत्रिमंडल की बैठक में कई नौकरियां भी निकालने का फैसला हुआ है जी। ये बेरोजगार दर्शकों के लिए, जो हमारे या हिमाचल के जितने भी युवा हैं खासकर, उनके लिए एक राहत की बात है। लेकिन राजेश, फिर भी जी उन विभागों में अभी भी नियुक्तियों का इंतजार है जहां पे बड़ी मात्रा में जैसे नियुक्तियां होती हैं, जैसे आप चाहे अध्यापक ले लीजिए शिक्षा विभाग में, बिल्कुल, और बाकी जल शक्ति विभाग में इंजीनियर्स या बाकी, खैर पैरा भर्तियां तो हो रही हैं राजेश, लेकिन उन भर्तियों का इंतजार है, कैसे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, कल मंत्रिमंडल की बैठक से उम्मीद थी, लेकिन उस तरह की नौकरियां निकली नहीं अग्निहोत्री जी। 2 विभाग प्रदेश के सबसे बड़े विभाग हैं, पहला शिक्षा विभाग और दूसरा है स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा विभाग की बात कर लें तो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस और टीजीटी कॉमर्स, तीनों की ही वर्गों के अभ्यर्थियों को एक तरह से उम्मीद थी कि नौकरियों का पिटारा खुलेगा, सरकार बहुत सारे पद भरेगी, लेकिन मायूसी एक तरह से इन अभ्यर्थियों के हाथ लगी है। इस तरह की कोई घोषणा वहां नहीं हुई। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ बहुत सारे पद शिक्षा विभाग में खाली हैं। डीपीई के ही प्रदेश भर के 500 स्कूलों में पद खाली चले अग्निहोत्री जी। बिल्कुल, और न्यायालय से भी मामला क्लियर हो गया, शायद हरी झंडी मिल चुकी है। एनटीटी के सरकार ने 4700 पद भरने हैं, बजट केंद्र से बाकायदा पहुंच चुका है। पॉलिसी अभी सरकार ने कहा था कि पॉलिसी के तहत भरे जाएंगे, पॉलिसी बन नहीं पाई है तो वो भी एक तरह से लटके हुए हैं। जेबीटी के ही 3300 से ज्यादा पद प्रदेश भर में खाली चले हुए हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण पद हैं। टीजीटी के बहुत सारे पद हैं, लेक्चरर के पद खाली चले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर नब्ज टोल लें तो ज्यादातर काम स्वास्थ्य विभाग का आउटसोर्सिंग सिस्टम के तहत चला हुआ है और उन आउटसोर्स कर्मियों के सहारे चला हुआ जो कर्मचारी सरकार से पिछले 9 महीने से अपनी पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, एनएचएम के कर्मचारी भी इसमें शामिल है, बिल्कुल आउटसोर्स के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी और अगर हम बात करें तो जल शक्ति विभाग, दोनों कर्मचारी, दोनों विभागों को, महत्वपूर्ण विभागों को अपनी मैन पावर की कमी आजकल सबसे ज्यादा खल रही है अग्निहोत्री जी। पीडब्ल्यूडी सड़कें खोलने में एक तरह से खुद को असमर्थ महसूस कर रहा है। जल शक्ति विभाग के हाथ भी एक तरह से खड़े होकर रह गए कि कर्मचारियों की किल्लत है, काम किससे करवाया जाए। तो पिछले कल बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे और विभाग भी हैं जिनको उम्मीदें थी, लेकिन उस स्तर पे नौकरियां निकली नहीं है अग्निहोत्री जी। और अब समय भी कम बचा राजेश, अब ये भी सवाल उठने लगे कि अब अगर नौकरियां निकल भी जाती हैं तो शायद नियुक्ति तक का प्रोसेस पूरा होने के लिए अब समय बचा नहीं है। पर चलिए, फिर भी अगर निकल जाती हैं तब भी राहत की बात होगी। हम फॉलो करते रहेंगे अपने जो नौजवान हैं हिमाचल के, उनकी आकांक्षाओं को लेके भी, दैट इज की नौकरियों का क्या होने वाला है जी।